हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट या सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझा। आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ। कैसे हमारा ये किरचॉफ्स लॉ है क्या, इस किरचॉफ्स लॉ का इम्पॉर्टेंस क्या है और हम किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टडी करने जाते हैं तो हम ये देखें, अभी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में देखा है, हमारे बुक में दिए हुए हैं, जहां हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सेल और बैटरी एक नहीं, एक से ज़्यादा लगे होते हैं। वहीं हम और भी देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोर देन वन रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। अब इन सारे ब्रांचेज में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन्हीं सारी तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स कि किस ब्रांचेज से कितनी करंट जाएगी, किसका पोटेंशियल डिफरेंस किस दो पॉइंट्स के बीच का कितना होगा, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक टूल्स का यूज़ करते हैं जिसको किरचॉफ्स ने दिया, और वो टूल्स हमारा है किरचॉफ्स का लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज के एनालिसिस और कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो जनरली किरचॉफ्स लॉ का यूज़ हम करते हैं टू कैलकुलेट और एनालाइज और एनालाइज या एनालिसिस करंट एंड वोल्टेज और वोल्टेज in an electrical circuit. In an electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की प्रॉब्लम और वोल्टेज की प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना या एनालाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं किरचॉफ्स लॉ का यूज़। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इस किरचॉफ्स लॉ का यूज हम करेंगे सर्किट के करंट और वोल्टेज के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जनरली किरचॉफ्स लॉ का यूज हम एसी और डीसी दोनों सर्किट में कर सकते हैं, बट अभी तक हम लोगों ने एसी सर्किट को नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ डीसी सर्किट की स्टडी कर रहे हैं। इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन को डीसी सर्किट तक ही लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, देयर आफ्टर जब हम एसी सर्किट की स्टडी करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि किरचॉफ्स का एप्लीकेशन एसी सर्किट में कैसे है, विच इज यूजिंग वेक्टर एनालिसिस ऑल्सो। तो हमको अभी ये जानना है कि कैसे हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे अपने डीसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के कैलकुलेशन के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। वैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैसे सॉल्व करते हैं इसको पीछे के लेक्चर्स में देखे हैं। अगर आपने मिस किया है वो लेक्चर्स तो आप चैनल्स में जाके इजीली लेक्चर्स को देख सकते हो, जो लेक्चर्स हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। तो जनरली किरचॉफ्स लॉ बच्चों जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो हम लोगों ने किरचॉफ्स को पहला जो लॉ बताया, दो लॉ किरचॉफ्स के हैं। पहला लॉ है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं, और पूरा नाम किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या है? करंट लॉ। और किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है दैट इज KVL एंड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स के अभी हम लोगों ने ऊपर देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि किरचॉफ्स लॉ का यूज़ हम कैलकुलेट या एनालाइज करने के लिए करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज को।
तो जब करंट को एनालाइज करने या कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL। और अगर हमको वोल्टेज की कैलकुलेशन करना है, वोल्टेज के मैनेजमेंट को देखना है, तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम इन किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन दोनों को सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। ये दो लॉ हमारे किरचॉफ साहब ने दिया है हमारे सर्किट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। जो भी हमारे सिंपल सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट में प्रॉब्लम आती हैं, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक टूल्स प्रोवाइड करी किरचॉफ्स ने। और वो दो टूल्स है वो हम लोगों ने दो लॉ के नाम से पढ़ा, एक करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज लॉ। तो जनरली हम लोगों को किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को सेपरेटली पढ़ना है। बाद में हम किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को एक सर्किट में एक साथ इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि ये किरचॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल कैसे होता है और ये किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या। तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज KCL। ठीक है, तो KCL हम अप्लाई करते हैं बच्चों, जिसका दूसरा नाम हम जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं। क्या है, जंक्शन लॉ। अब यहां हमारे दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, KCL तो समझ में आ रहा है कि किरचॉफ्स के करंट लॉ के लिए एप्लीकेबल है, करंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स का लॉ। बट व्हाट इज दिस जंक्शन, ये जंक्शन क्या है। तो जंक्शन बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सबसे पहले हम ये जंक्शन जानेंगे कि क्या है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन ऑफ टू और मोर वायर्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स आपस में इंटरकनेक्टेड किए जा रहे हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कह दिया जाएगा, जंक्शन। तो अगर हम एक सर्किट कंसीडर करें, जनरली बेसिक सर्किट कंसीडर करें, तो बेसिक सर्किट में हमारे पास हमने सोर्स ऑफ एनर्जी लिया, हमने एक स्विच लगाया और हम एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा दिए। अब ऐसे कंडीशन पे सर्किट को अगर हम एक्टिव कर दें तो इससे करंट पास होगी एंड लेट द करंट इज I। तो हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है इस दो पॉइंट्स के बीच में, और बैटरी का कनेक्शन हमने इन दो पॉइंट्स में किया है, सेल का कनेक्शन हम लोगों ने इन दो पॉइंट्स के बीच में किया है। ठीक है, तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस वाला वायर और ये वाला वायर दोनों जिस पॉइंट पे कनेक्ट है, इस पॉइंट को हम किसका नाम दे देते, लेट उस पॉइंट को A कहे, इसको B कहे, इसको C कहे और इसको D कहे। तो हमारे इस सर्किट में जंक्शन क्या है, कनेक्शन ऑफ टू और मोर वायर्स। तो एक से ज़्यादा वायर्स कहाँ कनेक्ट हैं, तो हम कहेंगे A पॉइंट पे कनेक्टेड है, B पॉइंट पे कनेक्ट है, C पॉइंट पे कनेक्ट है और D पॉइंट पे कनेक्ट है। तो ये A B C D हमारे इस सर्किट का क्या हो जाएगा, जंक्शन। तो हमारे सर्किट में, इस गिवन सर्किट में जंक्शन पॉइंट कौन कौन से हो गए, तो हम कहेंगे A B C एंड D, दिस आर द जंक्शन। कैसे जंक्शन, जंक्शन की कंडीशन क्या है, अभी मैंने बताया कि जंक्शन वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का होता है जहां एक से ज़्यादा वायर्स कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, A पे और D पे एक से ज़्यादा वायर, मिनिमम 2 वायर्स कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा हो गया जंक्शन। ठीक है, और थोड़ा हम सर्किट को और एक्सपैंड करते हैं और हम एक सर्किट बनाते हैं, से दिस वन। हमने एक सर्किट लिया, हम कह रहे हैं कि इस सर्किट को हम लोगों ने यहाँ से इंटरकनेक्टेड कर दिया, ऐसा कुछ। एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे रहा हूँ, ताकि सर्किट में हमारे पास सोर्स और लोड दोनों की अवेलेबिलिटी हो। तो ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, और यहाँ हम लोगों ने देखा है कि हमने एक सर्किट ड्रॉ कर रखी है। तो सर्किट नंबर 1, दैट इज फिगर नंबर 1 अगर हम कह दें,
तो फिगर 1 में हमारे पास देखें तो कितने जंक्शन दिख रहे हैं? तो फिगर नंबर 1 पे हमारे ए बी सी और डी 4 जंक्शन दिख रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमें यह डिफाइन करना है कि हमारे फिगर नंबर 2 या फिगर बी कह ले, इसको 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं। तो फिगर 2 में टोटल कितने नंबर ऑफ जंक्शन दिख रहे हैं? तो हम कहेंगे एक जंक्शन तो ये है। आप लोग भी अपने साथ सॉल्व करना है, देखना है साथ साथ कि क्या हम जंक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक जंक्शन ये है, चले हम इस जंक्शन का नाम दे देते हैं, लेट द नेम ऑफ द जंक्शन इज एक्स, क्योंकि मैंने पहले फिगर वाले में ए बी सी डी नाम लिया है, इसलिए मैं जंक्शन को एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक जंक्शन तो ये हो गया। दूसरा जंक्शन कहाँ होगा? ये हो जाएगा। तीसरा जंक्शन कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे फिगर नंबर 2 में टोटल 6 जंक्शन अवेलेबल हो रहे हैं। अभी हम किरचॉफ्स के करंट लॉ को देखेंगे। पहले हम ये जान रहे हैं कि जंक्शन क्या है। जंक्शन को आइडेंटिफाई करने पहले सीखते हैं, देयर आफ्टर जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। एंड जैसे हम जंक्शन लॉ अप्लाई करना सीख गए, हमने किरचॉफ करंट लॉ भी सीख लिया। तो बच्चों फिगर नंबर 2 में अगर हम कहें कि एक्स जंक्शन क्यों है, तो एक्स में कितने वायर्स आके इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं? 2। तो इसलिए, और हम ये जानते हैं कि जहां पे भी सर्किट के जिस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम 2 वायर्स या 2 से ज़्यादा वायर्स कनेक्ट होते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग जंक्शन कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया जंक्शन एक्स, जहां 2 वायर कनेक्टेड हैं, एक ये और दूसरा रेजिस्टेंस से आया हुआ। जेड पे 2 वायर कनेक्टेड हैं, यू पे 2 वायर कनेक्टेड हैं और डब्ल्यू पे भी 2 वायर कनेक्टेड हैं। बट अगर हम यहाँ सर्किट में देखें तो वी और वाई 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 ऐसे जंक्शन हैं जिस पॉइंट पे 2 नहीं 2 से ज़्यादा वायर इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो अभी हमने ये जो पॉइंट कहा है कि कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 वायर्स, तो 2 वायर्स के कनेक्शन को भी देख लिया हम लोगों ने, और Y और V दिस आर द 2 पॉइंट्स जहां मोर देन 2 वायर्स भी इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम इसको क्या कह देंगे कि ये जो हमारे A B C D फिगर नंबर 1 में और X Y Z U V W these points are considered to be junction in our figure number 1 and figure number 2 in which currents is available or the circuit is active। तो सर्किट एक्टिव है, सर्किट एक्टिव होने के कारण करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, एक से ज़्यादा वायर्स में करंट पास हो रहे होंगे। जिन जिन वायर्स में करंट पास हो रहे हैं और जहाँ जहाँ वो वायर इंटरकनेक्टेड हैं, उन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या कह दिया? जंक्शन कह दिया। ठीक है, तो ये हमने ये जाना कि जंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द जंक्शन इन द सर्किट। नाउ अब हम लोगों को ये जानना है कि ये जंक्शन लॉ कहता क्या है। व्हाट इज दिस किरचॉफ करंट लॉ? जंक्शन क्लियर हो गया? होपफुली आपको ये समझ में आया कि जंक्शन है क्या। अब हम देखेंगे कि हम जंक्शन लॉ में क्या कहने वाले हैं। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any active electrical circuit, the algebraic sum of current at any junction is always 0। Algebraic sum of current at any junction is always 0। ये बात हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से जाना। हम लोगों ने क्या जाना?
कि किसी भी सर्किट में कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि एक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स करंट पास हो रहे हैं उस सर्किट से, सर्किट में लोड, सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम देख रहे हैं कि सर्किट में करंट भी पास हो रहा है। तो एक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट वो सर्किट होगी जो कनेक्टेड हो, ओपन नहीं हो, वो हर एक पॉइंट से कनेक्टेड हो। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ्स का करंट लॉ ये कहता है, या जंक्शन लॉ ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट किसी भी जंक्शन पे ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। अब ये जानने के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ये इसका मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। अब देखा जाए तो मैंने माना है कि ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे यहाँ से एक करंट का सोर्स हमने कनेक्ट कर रखा है, और मान लेते हैं कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1 करंट। I1 करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स जंक्शन है। मान लेते हैं इस जंक्शन पे एक वायर हमने और लगा दिया, और इस वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट जंक्शन से दूर हमने ले लिया। हमने एक और वायर लगा दिया, हमने एक और वायर कनेक्ट कर दिया, और हमने एक और वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वायर का कनेक्शन की डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता हूँ। तो मैं ये एक जंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने एक जंक्शन ले रखा है, और इस जंक्शन पे हमने माना है कि I1, I2, I3, I4 और I5 these are the 5 current connected at the junction। 5 डिफरेंट वायर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है उस जंक्शन पे, जिस पांचों वायर्स में हमारे करंट की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, जो कि गिवन है I1, I2, I3, I4 और I5। ऐसा अगर है तो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बता रहा है, इसको हम यहाँ समझेंगे। और ये एक बात इन्होंने कहा कि उस जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट जो होगा, समेशन ऑफ करंट फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 टू टोटल नंबर ऑफ करंट। ठीक है, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, करंट की को हम I कैपिटल सिंबल से लेते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। टोटल करंट एट द जंक्शन विल बी 0। अब टोटल करंट एट द जंक्शन विल बी 0 का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों ने कितने कनेक्शन कर रखे हैं, कितने वायर्स आके कनेक्टेड हैं, 5 वायर हैं। तो 5 टाइप्स के करंट आ रहे होंगे। पहला I1, दूसरा I2, तीसरा I3, देन I4 एंड देन I5। तो ये 5 करंट्स आ रहे हैं, और एल्जेब्रिक्स हमारा किरचॉफ लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होंगे, ये सारे मिलके कितने हो जाएंगे, 0। अब ये एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट अगर 0 हो रहे हैं, मतलब सारे करंट मिलके 0 हुए, इसका मतलब ये है बच्चों कि इनमें से कुछ करंट पॉजिटिव कहे जाएंगे और कुछ करंट नेगेटिव कहे जाएंगे। तो हमारा किरचॉफ्स लॉ क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितने होंगे, 0। तो हमने कहा कि I1, I2, I3, I4 और I5 ये करंट आ रहे हैं, और इनका समेशन क्या हो गया, 0। तो हमने सबको ले लिया। अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास 5 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का समेशन और वो 5 क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हों तो 0 हो सकता है। तो ये मैथमेटिकली हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हम कह लें कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर ऐड करें तो समेशन का जो रिजल्ट होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब इन पांचों करंट्स में कुछ करंट पॉजिटिव होंगे और कुछ करंट नेगेटिव होंगे। तो हमें यही जानना है कि कौन सा करंट पॉजिटिव होगा और कौन सा करंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेते हैं। फिर साइन कन्वेंशन ये है कि हम ये खुद से डिफाइन कर लेंगे कि जंक्शन के तरफ आने वाले करंट का साइन क्या है, और अगर जंक्शन के तरफ आने वाले करंट का साइन हमने पॉजिटिव ले लिया है तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के डायरेक्शन साइन को हमको नेगेटिव ले लेंगे। ये हमने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया एक साइन कन्वेंशन। और हम यहाँ कह रहे हैं अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। अगर हम
जंक्शन का लॉ अप्लाई करते हैं तो हमको साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये वैल्यूज़ इनका समेशन 0 आएंगे। अब ये साइन कन्वेंशन ये है कि हम दो अप्रोच यूज करते हैं। पहला अप्रोच है अप्रोच नंबर 1, और अप्रोच नंबर 1 में हम ये कह रहे हैं कि इससे पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे करंट टूवर्ड्स जंक्शन। जो करंट जंक्शन के तरफ आएगा उस करंट को हम क्या मान लें, पॉजिटिव। ऐसे कंडीशन पे नेगेटिव साइन हम उसके लिए यूज करेंगे जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, अवे फ्रॉम जंक्शन, फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो पहला अप्रोच साइन कन्वेंशन का ये है कि हम अपने सर्किट में अप्रोच नंबर 1 अप्लाई करते हैं कि हमने पहले माना कि जो करंट पॉजिटिव होगा, मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ होगा उसकी साइन हम कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव, और जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा उसकी साइन कैसे ले लेंगे, नेगेटिव। तो अब इस इक्वेशन में हम अप्रोच नंबर 1 को अप्लाई करें, तो अप्रोच नंबर 1 को अप्लाई करें तो हम देखें I1 टूवर्ड्स जंक्शन है, तो इसका साइन क्या ले लिए हम, इसका साइन हमने पॉजिटिव ले लिया। टूवर्ड्स जंक्शन I1 किधर है, जितने भी जंक्शन की तरफ है उनका साइन हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो इस पूरे सर्किट में कौन कौन से करंट की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, एक हमारा I1 हुआ, I2 जंक्शन से अवे है, I3 जंक्शन से अवे है, I4 जंक्शन से अवे, I5। तो I5 का भी साइन हम कैसा ले लिए, पॉजिटिव। अब जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन हो रही हैं, फ्लो कर रही हैं, तो अवे फ्रॉम द जंक्शन I2, I3 और I4। I2 की डायरेक्शन किधर है बच्चों, जंक्शन से दूर। I3 की डायरेक्शन किधर है, ये देख रहे हैं, जंक्शन से दूर। I4 की डायरेक्शन किधर है, तो I4 की डायरेक्शन भी जंक्शन से दूर है। ये मैं एरो लगा के रिप्रेजेंट कर रखा हूँ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ऐसे कंडीशन पे I2 की साइन नेगेटिव, I3 की साइन नेगेटिव और I4 की साइन हम नेगेटिव कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि हमको अप्रोच नंबर 1 साइन कन्वेंशन अप्लाई करने से ये समझ में आया कि कुछ करंट पॉजिटिव रखने पड़ेंगे और कुछ करंट नेगेटिव रखने पड़ेंगे। तो किसको पॉजिटिव रखा जाए और किसको नेगेटिव रखा जाए, तो हम खुद से अज्यूम कर लिए कि जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन होगी उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगी उसको नेगेटिव ले लेंगे। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ टर्म्स हमारे पॉजिटिव हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव, इसका मतलब समेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब अगर हम अप्रोच नंबर 2 की बात करें, अप्रोच 2 को मैं अप्लाई करने वाला हूं और अप्रोच 2 को अप्लाई करने के लिए ये क्लियर हो गया है आपके पास। मैं अप्रोच 2 को अप्लाई करने के लिए अप्रोच 1 के पोर्शन को क्लियर आउट कर दे रहा हूं। तो ये मैं इरेज कर दिया और हमने पाया था कि अप्रोच नंबर 1 के हिसाब से फॉर अप्रोच 1 पहले अप्रोच के हिसाब से I1 का साइन कैसा लेना है बच्चों। अप्रोच 1 में अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी करंट टुवर्ड्स जंक्शन होगी उसको पॉजिटिव ले लेना है। तो I1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, I4 अवे फ्रॉम जंक्शन है, I5 टुवर्ड्स जंक्शन है। तो इसका साइन हमको कैसा ले लेना है, पॉजिटिव। तो I5 भी हम पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, ये हम ऐसा कर लिए, I1 लिख ले, I2 लिख ले, I3, I4, I5 और सबके बीच में प्लस का साइन लॉ के हिसाब से है। अब हमने देखा कि हमने अप्रोच 1 में ये जाना कि जो करंट डायरेक्शन की जंक्शन की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो I1 और I5 जंक्शन की तरफ था इसलिए पॉजिटिव ले लिए, और जो करंट जंक्शन से दूर है उसे नेगेटिव लेना है, अवे है उसे नेगेटिव ले लिए। तो हम इसको नेगेटिव कर लिए और वैल्यू आ गई 0। नाउ अगर अप्रोच 1 को हम और भी डिटेल में सॉल्व करें तो प्लस वाले
जो टर्म्स है उसको एक तरफ रख दें और नेगेटिव वाले टर्म्स को एक तरफ रख दें, तो हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I5 विल इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंक्लूड अगर करें ना बच्चों, तो हम ये देख रहे हैं I1 और I5 क्या है, वो करंट जो जंक्शन की तरफ है। I2, I3 और I4 क्या है, I2, I3 और I4 वो करंट जो जंक्शन से दूर है, जंक्शन से दूर जाने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन फॉर एनी एक्टिव नेटवर्क। तो ये जो टर्म्स है, इस टर्म को और भी कंक्लूड करा जाए तो हम इसको ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन विल इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये हम लॉ का कंक्लूजन डिराइव किए कि हमारा लॉ कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी एक्टिव नेटवर्क फॉर एनी जंक्शन विल इक्वल्स टू 0। तो इसको अप्लाई करें और हमने सॉल्व करके ये पाया कि करंट टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब हम अप्लाई करते हैं अप्रोच 2। अप्रोच 1 में हमने ये माना कि इनवर्ड डायरेक्शन जो जंक्शन की तरफ है उसे पॉजिटिव लेना है, जो जंक्शन से दूर है उसे नेगेटिव लेना है। तो अब हम कहेंगे फॉर अप्रोच 2, हम इन दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या दोनों अप्रोच से इक्वेशन सेम आने वाला है। तो अप्रोच 2 ये है बच्चों कि पॉजिटिव साइन हम यूज़ कर ले अवे फ्रॉम द जंक्शन के लिए, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, और नेगेटिव साइन हम यूज़ कर लें करंट टुवर्ड्स जंक्शन, वो करंट जो जंक्शन के तरफ है उसके लिए यूज़ कर लें। तो अगर हम अप्रोच 2 को यूज़ कर रहे हैं तो अप्रोच 2 के हिसाब से पॉजिटिव किसको लेना है, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है। अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन कौन है, I2, I3 और I4। तो I2 को प्लस ले लेना है, I3 को प्लस ले लेना है और I4 को प्लस ले लेना है। साथ में नेगेटिव उसके लिए यूज करना है जो टुवर्ड्स जंक्शन है। तो टुवर्ड्स जंक्शन I1 और I5 है, तो I1 को हम क्या साइन देंगे, नेगेटिव का। उसी तरह से I5 को साइन क्या देंगे, नेगेटिव का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब अगर हम नेगेटिव वाले को एक तरफ ले और पॉजिटिव वाले को एक तरफ, तो यहाँ फिर से हम वही पा जाएंगे कि I2 प्लस I3 प्लस I4 जो होगा वो I1 प्लस I5 के बराबर हो गया, I1 प्लस I5 के बराबर हो गया। क्या हमारे अप्रोच 2 में जो रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट अप्रोच 1 से मैच हो रहा है? हाँ, बिल्कुल मैच हो रहा है कि अप्रोच 1 में भी I1 प्लस I5, I1 प्लस I5 I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर हुआ, और यहाँ पे भी I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो अप्रोच 1 और अप्रोच 2 दोनों से कैसा है, सेम है। तो हम चाहे अप्रोच 1 यूज़ करें चाहे अप्रोच 2 यूज़ करें, हमारे पास कंक्लूजन इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ये हुआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ मीन्स किरचॉफ करंट लॉ का ये हुआ कि सम ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन, एक से ज़्यादा करंट है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हम इन दोनों में से कोई भी अप्रोच साइन कन्वेंशन कोई भी ले सकते हैं, अप्रोच नंबर 1 का साइन कन्वेंशन या अप्रोच नंबर 2 का साइन कन्वेंशन। क्लियर हुआ? अब हम इस अप्रोच को जो हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए देखा है, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या हम इस किरचॉफ्स करंट लॉ को, जो फर्स्ट लॉ है, इसको क्या अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हम एक चीज़ और यहाँ पे मिस कर रहे हैं, उसे भी देख लेते हैं, और वो है क्या। तो हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें
कि अगर समीशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल बी जीरो हो रहा है, इसका मतलब करंट का पास होना मीन्स चार्ज का पास होना। तो किसी भी जंक्शन पे आने वाले चार्जेस और जाने वाले चार्जेस दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस किसी जंक्शन पे जो आ रहा है वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जंक्शन से दूर भी जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं समीशन ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी जंक्शन इन एन एक्टिव नेटवर्क इज ऑल्सो जीरो। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पाए हैं यहाँ पे, और वो ये है कि इन किरचॉफ करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंजर्वेशनल लॉ इज एप्लीकेबल इन किरचॉफ करंट लॉ। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। चार्ज इज एप्लीकेबल इन किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर है? इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ में क्या कंक्लूजन पाया है वो भी देख लेते हैं। हमने कंक्लूजन पाया कि समीशन ऑफ करंट फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to n सम ऑफ ऑल द करंट पासिंग थ्रू द जंक्शन विल बी जीरो। और इसको ऐसे लिख सकते हो कि समीशन ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल्स टू समीशन ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन से दूर जाने वाली करंट उतनी ही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द करंट उतना ही होगा जितना टुवर्ड्स जंक्शन के तरफ है सम करने के बाद। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में और